हमारा टॉपिक है इनऑर्गेनिक का थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड के लिए हमें दो टर्म समझने हैं। पहला लैटिस एनर्जी, तो आप समझिए जब भी कोई आयनिक कंपाउंड बनता है, आयनिक कंपाउंड, ठीक है, जैसे मान लो मेटल है, मेटल, तो मेटल से जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, ठीक है, तो ये बन जाता है मेटल का कैटायन, ठीक। और जब नॉन मेटल्स को हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है नॉन मेटल का एनायन। ये बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, जिसको हम समझेंगे बाद में। और ये बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाय एडिशन ऑफ वन मोर इलेक्ट्रॉन, वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर शेल, जिसको भी समझेंगे हम बाद में। लैटिस एनर्जी समझना है, ठीक है। अब देखिए, ये मेटल कैटायन और नॉन मेटल एनायन एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं बाय द फोर्स कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। इसी को हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं या आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है दोनों के बीच में, जो कि एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। आपका फॉर्म हुआ मेटल से और नॉन मेटल एनायन से आयनिक कंपाउंड, ठीक है। अब आयनिक कंपाउंड फॉर्म हुआ तो एनर्जी रिलीज हुई होगी, समथिंग एनर्जी रिलीज हुई होगी, है ना। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी कंपाउंड क्यों बनता है? स्टेबल होने के लिए कंपाउंड। अब लैटिस एनर्जी क्या है? इसका उल्टा, मतलब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आयनिक सॉलिड, जो कि ये है, इनटू इट्स गैसियस आयन। बात समझिए। अब जैसे ये आयनिक सॉलिड है, ठीक है, आयनिक सॉलिड आपके पास है, तो इसको हमको इतनी ही एनर्जी, जितनी एनर्जी रिलीज हुई उतनी एनर्जी दे देंगे तो ये टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, जितनी एनर्जी रिलीज हुई उससे ये फॉर्म हुआ था, उतनी एनर्जी दे देंगे तो अपना एनर्जी लेके अलग हो जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं लैटिस एनर्जी। अच्छा, लैटिस एनर्जी हमारे पास प्रोपोर्शनल हो जाता है चार्ज के। चार्ज क्या है? देखिए, मेटल का चार्ज इनटू नॉन मेटल का चार्ज, यानी पॉजिटिव इनटू नेगेटिव चार्ज, मतलब टोटल मैग्नीट्यूड, ठीक है। अरे Q1 Q2, इसको ऐसे समझ सकते हैं, Q1 इंटू Q2, ठीक है। और लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेटल के साइज के और प्लस नॉन मेटल के साइज के, ठीक है। इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये डोमिनेंट फैक्टर है। डोमिनेंट फैक्टर आपको क्या है? चार्ज, ठीक है, लैटिस एनर्जी के लिए। दूसरा टर्म हमको थर्मल स्टेबिलिटी में पढ़ना होता है पोलराइजेशन। वो भी देखो आयनिक सॉलिड के लिए ही होता है, पोलराइजेशन। इसके कहने का मतलब ये होता है ना कि मान लो कोई आयनिक सॉलिड है, ठीक है, ये आयनिक सॉलिड है, तो पोलराइजेशन हमको बताता है कि कोई भी कंपाउंड 100% आयनिक नहीं हो सकता। नो कंपाउंड वुड बी 100% आयनिक, है ना, ड्यू टू पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या है समझो। मान लो ये पॉजिटिव कैटायन है, ठीक है, और ये मेटल है। पॉजिटिव मतलब एक मेटल है, उसके ऊपर चार्ज है, और नॉन मेटल है मान लो, तो उसका भी एक न्यूक्लियस होगा और उसके बाहर ये चार्ज होगा, है ना। तो क्या होता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये इसके एनायन को अपनी तरफ खींचने लगता है।
तो चार्ज का दूसरे न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होने को ही पोलराइजेशन बोलते हैं। बात समझ रहे हैं? अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो जब हम आयनिक कंपाउंड बनाए हैं तो इसका चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इसके बाहरी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन भी 2-3 चीजों पे डिपेंड करता है। सिंपल शब्दों में हम समझेंगे। देखिए, जैसे इसको आप समझ रहे हैं तो देखिए इसमें क्या होगा कि इसकी साइज छोटी होनी चाहिए जिससे डेंसिटी ज्यादा होगी, साइज स्मॉल होनी चाहिए, ठीक है। और ये जितना बड़ा होगा, एनायन का साइज जितना बड़ा होगा वो उतना पोलराइज हो जाए। पोलराइज कौन करता है? पोलराइजेशन किसका होता है? पोलराइज एनायन करता है अपनी तरफ, कैटायन करता है अपनी तरफ खींचता है। और एनायन अगर साइज एनायन का बड़ा होगा तो उसके न्यूक्लियस से उसको दूर ले जाएगा दूसरा वाला, ठीक है। तो इसका साइज बड़ा होना चाहिए, है ना, साइज बड़ा होना चाहिए। अब पोलराइजेशन हमको समझने के लिए, तो पोलराइजेशन जो है प्रोपोर्शनल हो जाता है पहले तो चार्ज के, चार्ज ऑफ कैटायन, ठीक। कैटायन के टर्म में हम ले रहे हैं, अभी तो कैटायन के टर्म में ले रहे हैं। चार्ज ऑफ कैटायन के प्रोपोर्शनल हो जाता है। और साइज ऑफ कैटायन के, साइज ऑफ कैटायन, अगर कैटायन की साइज ज्यादा हो जाएगी तो पोलराइज करने की क्षमता कम कर देगा क्योंकि डेंसिटी ऑफ चार्ज घट जाएगी, ठीक है। और पोलराइजेशन एनायन के टर्म में अगर हम देखें, एनायन के टर्म में, तो देखो एनायन का साइज जितना बड़ा होगा, मतलब साइज के, एनायन के साइज के, इसके एनायन के लिए और ये कैटायन के लिए, है ना। तो एनायन का साइज जितना बड़ा होगा पोलराइजेशन उतना अच्छे से होगा। जैसे अगर मान लो ये चार्ज है, अगर ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो ये जितना बड़ा चार्ज होगा उतना ज्यादा पोलराइज्ड होगा, ठीक है, दूसरा। और यही होता है चार्ज के भी, चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना अच्छे से पोलराइज हो जाएगा। तो चार्ज ऑफ नेगेटिव चार्ज ना, चार्ज नेगेटिव चार्ज के, नेगेटिव चार्ज का चार्ज ऑफ कैटायन एंड चार्ज ऑफ एनायन दोनों के प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे साइज ऑफ एनायन के प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ पे साइज ऑफ कैटायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कैसे समझेंगे? थर्मल स्टेबिलिटी दो टर्म के लिए हम समझेंगे कंपाउंड के लिए। थर्मल स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी फॉर मोनो एटॉमिक कैटायन, कैटायन नहीं, मोनो एटॉमिक एनायन के साथ कोई कंपाउंड हो, ठीक है। और यही थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन होता है जब ये पॉली एटॉमिक एनायन के साथ होता है, पॉली एटॉमिक एनायन। मोनोएटॉमिक एनायन का मतलब क्या है? जैसे हाइड्राइड हो, क्लोराइड हो, फ्लोराइड हो, मतलब एक हो, O- ऑक्साइड हो, है ना। पॉलीएटॉमिक क्या है? CO3-2 हो, मतलब हाँ CO3-2 हो, SO4-2 हो, PO4-3 हो, है ना, NO3- हो, ये सब पॉलीएटॉमिक है। इसमें एक से ज्यादा OH- हाइड्रोक्साइड हो, O2- सुपर ऑक्साइड हो, तो इसमें एक से ज्यादा एटम है तो इसको पॉलीएटॉमिक। तो थर्मल स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी जब मोनोएटॉमिक एनायन के साथ कंपाउंड होगा, थर्मल स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन जब वो पॉलीएटॉमिक एनायन के साथ होगा, ठीक। अब इसके एग्जांपल हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अच्छा, एक और चीज के पहले हम समझ लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे हमने समझा कि थर्मल स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी, ठीक है, मोनोएटॉमिक के लिए, और थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, ठीक, ये हमने समझा है, ठीक है। तो जैसे अगर हम, और एक और चीज है, लैटिस एनर्जी जो है चार्ज अपॉन साइज के बराबर होता है, प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। तो अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में लैटिस एनर्जी क्या होता है? ग्रुप में लैटिस एनर्जी का क्या होता है? देखो, ग्रुप में डाउन द ग्रुप साइज बढ़ती है तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। ये बात समझने वाली है ना। और पीरियड में साइज डिक्रीज होती है तो लैटिस एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ये बात हमको ध्यान रखनी है। और पोलराइजेशन में हमको देखना, पोलराइजेशन के लिए, है ना,
पोलराइजेशन में क्या देखना है हमको, देखो पोलराइजेशन में हमको देखना है, ये होता है साइज ऑफ एनायन के प्रोपोर्शनल, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ कैटायन। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप अगर देखें, अगर हमको कैटायन के लिए ही देखना है तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, डाउन द ग्रुप साइज ऑफ कैटायन क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो पोलराइजेशन डिक्रीज होगा। ठीक है, और डाउन अगर एनायन है तो साइज जो है डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा, तो पोलराइजेशन भी इंक्रीज होगा। बात समझ में आई? इससे अब हम क्वेश्चन करेंगे। चलो एक साथ कई क्वेश्चन देखते हैं, जैसे BeCO3, MgCO3, CaCO3, SrCO3, है ना, और भी आगे जो भी होगा, BeOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, है ना, CaOH का होल ट्वाइस, SrOH का होल ट्वाइस। ठीक है, LiNO3, NaNO3, KNO3, है ना, RbNO3। ठीक है, LiHCO3, NaHCO3, KHCO3 और RbHCO3। ठीक, दिख रहा है? और अगला KO2, है ना, ध्यान देना है, ये सुपर ऑक्साइड है, RbO2, CsO2। तो देखो इसमें सारे पॉलीएटॉमिक हैं, सारे ही पॉलीएटॉमिक हैं। ये एनायन देखो, ये सारे एनायन पॉलीएटॉमिक हैं, देख लो। और मैंने बोला था कि थर्मल स्टेबिलिटी जो है प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी होता है मोनो एटॉमिक के लिए, और थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन होता है पॉलीएटॉमिक के लिए। ठीक है, तो ये देखो, ठीक है, तो ये देखो थर्मल स्टेबिलिटी हमको पोलराइजेशन से देखना है, और पोलराइजेशन में एनायन की साइज तो सेम है लेकिन कैटायन की साइज इंक्रीज हो रही है, और पोलराइजेशन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैटायन की साइज। तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज तो पोलराइजेशन डिक्रीज, तो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी सभी में, क्योंकि सभी के साथ पॉलीएटॉमिक एनायन है। ठीक है, तो सभी के साथ ये हो गया थर्मल स्टेबिलिटी। एकदम इजी है, बस हमको पोलराइजेशन का बात समझना है शुरू से। ये समझ में आ गई तो अगला समझो। देखो HF, HCl, HBr, HI, NH3, PH3, ASH3, है ना, SbH3, CCl4, SiCl4, GeCl4, SnCl4 और CO2, SiO2, GeO2 और SnO2। तो देख लो, इस ये ऑक्साइड है तो इसमें O-2, इसमें Cl-, इसमें H तो पॉजिटिव कैटायन है, इसमें देखो ये N-3 जो है ये भी तो मोनो एटॉमिक है, और इसमें एक हैलाइड, ये सारे मोनो एटॉमिक हैं। तो हमने क्या पढ़ा था मोनो एटॉमिक के लिए, क्या पढ़ा था मोनो एटॉमिक के लिए, पढ़ा था कि थर्मल स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। अब देख लो लैटिस एनर्जी क्या होता है, लैटिस एनर्जी होता है चार्ज अपॉन में साइज, है ना। तो चार्ज तो सभी में सेम है, लेकिन साइज सभी में डाउन द ग्रुप बढ़ रही है। अगर डाउन द ग्रुप बढ़ रही है तो साइज इंक्रीज होगी, तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी, और लैटिस एनर्जी अगर यहाँ डिक्रीज हो रही है तो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो डाउन द लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होगी, तो डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। विदाउट एक्सेप्शन ये हो गई थर्मल स्टेबिलिटी। कितना आसान तरीके से, ठीक है। दैट्स इट। आगे मतलब अब हम थर्मल स्टेबिलिटी और इसी लैटिस एनर्जी, पोलराइजेशन और इस सब के बेसिस पे हम आगे मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी सब कुछ करेंगे। हेलो दोस्तों, आज